Hello and welcome to another lecture of Three Timer. In our previous lecture, we already discussed about section 10, 11 and 12. In this section, we are going to discuss about four sections. Section 13, section 14, section 15 and section 16. Now let's start with section 13. In section 13, we have to learn about rights and customs. What the definition says: fact relevant when right or custom are in questions. In this section we have to learn about if there is existence of right or existence of any custom in a fact, then what will be the effect. Where there is a question is as to the existence of any right or custom, the following facts are relevant. In this section we have to consider about mainly on this: any transaction by which the right or custom in question mark these words: created, claimed, modified, recognized, asserted, or denied. These six words are very important in this section. If you remember these six words, then it is easy to remember this section also. Fact relevant when the right or custom is in question. Where there is a question is as to the existence of any rights or custom, the following facts are relevant: any transaction by which the rights or custom in this question was created, claimed, modified, recognized, asserted, or denied. Or now come to the second part, which was inconsistent with its existence, means which neglect the existence of this rights or custom. Now proceed further. Let's see the B part of this. Particular instance in which the rights or custom was claimed, recognized or exercised, or in which exercise was disputed or asserted or departed from. अभी हमने इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये समझ लिया, कोई भी फैक्ट रेलिवेंट होगा किसी भी राइट्स और कस्टम्स में जब वो एक क्वेश्चन उठ जाए किसके लिए, किसी राइट्स और कस्टम की एग्जिस्टेंस के लिए। आप उसमें हम पहली चीज क्या देखेंगे, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन हो जाए जिसके अंदर राइट्स और कस्टम के ऊपर क्या होंगे सवाल, उसकी क्रिएशन का, उसकी क्लेम्ड का, उसकी मॉडिफाइड का, उसकी रिकॉग्नाइजेशन का, उसकी एसर्टेड का और उसकी डिनाइड का। अगर ये 6 सवाल उस ट्रांजैक्शन में आते हैं तो हमें उसमें इनकंसिस्टेंसी प्रूव करनी पड़ेगी उस एग्जिस्टेंस की। इसी का ही बी पार्ट क्या कहता है, पर्टिकुलर इंस्टेंस इन विच राइट्स और कस्टम्स। अब ऐसे इंस्टेंस भी हम उसमें देखे जाएंगे जिसमें कि राइट्स और कस्टम्स क्लेम किए जा रहे हों, रिकॉग्नाइज्ड किए जा रहे हों और एक्सरसाइज्ड किए जा रहे हों। किस लिए और किस लिए करेंगे, उसमें जो डिस्प्यूट है उसको देखने के लिए। अब चाहे वो एसर्टेड हो रहे हो, चाहे वो डिपार्ट हो रहे हो, मतलब चाहे उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, चाहे उनको हम रिजेक्ट कर रहे हो। आगे चलते हैं, इसी के अंदर एक केस लेते हैं। इसमें पहला केस आएगा श्री कृष्णा वर्सेस अहमद। इसके अंदर ये था, टू प्रूव अ कस्टम दैट द एविडेंस शुड बी सच एज टू प्रूव द यूनिफॉर्मिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द यूसेज एंड कस्टम वर नॉट कॉन्ट्ररी टू द एग्जिस्टेंट लॉ। इसके अंदर साफ साफ ये कह दिया गया था कोर्ट द्वारा कि अगर हमें किसी कस्टम को प्रूव करना है किसी एविडेंस के द्वारा तो वो एविडेंस ऐसा होना चाहिए जो उसकी कंटिन्यूटी को सिद्ध करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो किसी और लॉ को वायलेट करे या जो किसी और लॉ के विरुद्ध खड़ा हो जाए। एविडेंस जो आएगा वो उसी के अकॉर्डिंग आएगा कि हाँ आपको ये इसकी एग्जिस्टेंस प्रूव करनी है, नॉट कॉन्ट्ररी टू अनदर लॉ। दूसरा केस देखते हैं, यूपी गवर्नमेंट वर्सेस चर्च मिशनरी ट्रस्ट। इस केस में क्या हुआ था, इसमें ये साफ साफ कह दिया था, सेक्शन 13 merely says as to which fact or relevancy as to prove or contradict a right or custom. It does not say that how those relevant facts must be proved. Obviously
सेक्शन 13 में साफ साफ कह दिया गया था कि इसमें हमें खाली ये प्रूव करना है कि वेदर राइट्स और कस्टम आर इन एग्जिस्टेंस और नॉट। अब उसको प्रूव करने की बात तो इसमें नहीं कही गई है, तो इसमें साफ साफ कोर्ट ने यही कह दिया था कि जो सेक्शन 13 है वो हमें सिर्फ एग्जिस्टेंस बताएगा कि हाँ राइट्स और कस्टम है या नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन का तो बात ही नहीं उठती। आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 14 के बारे में। सेक्शन 14 में कहता है फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग, मतलब ऐसे फैक्ट जो किसी स्टेट ऑफ माइंड का एग्जिस्टेंस बता दें, किसी स्टेट ऑफ बॉडी का एग्जिस्टेंस बता दें, या किसी स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग का एग्जिस्टेंस बता दें। मतलब इस सेक्शन में हमें 3 बेसिक चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। क्या क्या? स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी एंड स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग। आगे चलते हैं। फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड। अब स्टेट ऑफ माइंड हम कैसे जानेंगे? सच एज किसी की इंटेंशन, किसी की नॉलेज, किसी का गुड फेथ, किसी का नेग्लिजेंस, किसी का रैशनेस, किसी का इल विल और किसी का गुड विल। मतलब अगर हमें किसी के एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड जाननी है तो हमें ये 7 चीज़ें उसके पहले जाननी पड़ेंगी। वो क्या क्या है? इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, इल विल, गुड विल, नेग्लिजेंस और रैशनेस। टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, वो किसी भी पर्सन का हो सकता है। और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग आर रेलेवेंट। मतलब इसमें यह कह दिया गया कि ऐसे फैक्ट जो किसी की स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडी फीलिंग के बारे में बताएंगे तो उसके लिए हमें उन 7 चीज़ों के बारे में पता करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन हो। और वो 7 चीज़ें क्या हैं? इंटेंशन, नॉलेज, गुडविल, इलविल, रैशनेस, नेग्लिजेंस और गुड फेथ। इसके अलावा हमें क्या जानना पड़ेगा, या अगर ये नहीं तो हमें क्या जानना पड़ेगा? स्टेट ऑफ बॉडी और स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग, और वो रेलेवेंट होंगे। आगे चलते हैं। When the existence of any such state of mind, state of body और bodily feeling is an issue or relevant, वो relevant माने जाएंगे। इसमें केसेस पढ़ते हैं। जगन्नाथ प्रसाद वर्सेस एम्परर, राम नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, आर वर्सेस रॉबिन्सन। अब इसमें हम पहला केस पढ़ते हैं, जगन्नाथ प्रसाद वर्सेस एम्परर। इस केस में क्या हुआ था? वेयर देयर वॉज द क्वेश्चन वेदर द स्टेटमेंट मेड बाय द अक्यूज मैलिशियस और नॉट, टू शोइंग द मैलिशियस इंटेंशन द स्टेटमेंट एंड वर्ड्स मेड बाय अक्यूज आर रेलिवेंट। इसके अंदर हमें ये जानना था कि जो स्टेटमेंट दी गई है अक्यूज के द्वारा क्या वो मैलिशियस है या नहीं। तो उसको प्रूव करने के लिए हमें उस एक्यूज की इंटेंशन भी जाननी पड़ेगी कि हाँ जब उसने ये स्टेटमेंट दी थी तो उस टाइम पे उसकी इंटेंशन क्या थी। अगर कोर्ट उसकी इंटेंशन, मतलब इंटेंशन किस पॉइंट में था? स्टेट ऑफ माइंड में। अगर कोर्ट उसकी स्टेट ऑफ माइंड पढ़ने में एलिजिबल हो गया तो वो उसको पढ़ सकता है और ये रेलेवेंट मानी जाएगी। नेक्स्ट केस, राम नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में क्या हुआ था? दो द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू द डिसऑनेस्ट इंटेंशन विद विच अ डॉक्यूमेंट was forged as used by accused lies on prosecution, but when prosecution has proved discharge, it burden to disprove on the fact shall be lies upon the accused. Obviously, जो पर्सन केस कर रहा है उसके ऊपर तो ये प्रूफ रहेगा कि हाँ सर ये चीज़ मेरी थी, और जो एक्यूज था उसके पास ये बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा कि सर ये चीज़ उसकी नहीं थी। सपोज कर लीजिए मैंने किसी के ऊपर केस किया रिगार्डिंग माई डॉक्यूमेंट्स। मैंने मिस्टर ए के ऊपर केस कर दिया कि मिस्टर ए बाय यूजिंग हिज फ्रॉड ही एक्वायर माई ऑल डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर रहेगा कि हाँ सर ये डॉक्यूमेंट मेरे थे, तो ये मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। अब जब मैंने ये प्रूफ कर दिया तो अब मिस्टर ए को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि सर ये डॉक्यूमेंट मिस्टर मनीष के नहीं हैं।
मिस्टर ए ये प्रूव नहीं करेगा कि हाँ सर ये डॉक्यूमेंट मिस्टर ए के है, नहीं, मिस्टर ए ये प्रूव करेगा कि सर ये डॉक्यूमेंट मिस्टर बी के नहीं है। आगे चलते हैं, आर वर्सेस रॉबिन्सन। इस केस में वेयर देयर इज द क्वेश्चन इज वेदर द ऑफेंस वाज कमिटेड इंटेंशनली and it is shown that before the commission of the offense he has attempted to commit the same offense previously, it will be relevant to prove the intention of the accused। obviously इसमें भी हमने वही बात की है कि इसमें हम उसकी intention देखेंगे। intention का मतलब state of mind, हमारा पहला पॉइंट जो था, अगर हमने उसकी state of mind देख ली तो हम उसके बारे में फैसला कर सकते हैं। Now proceed to section 15। section 15 क्या कहता है? section 15 के हमें सिर्फ ये समझना है कि जो फैक्ट हमारे पास आए हैं उसके अंदर क्या वो जो एक्ट है वो एक्सीडेंटल हुआ है या वो इंटेंशनल हुआ है। क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभार कि भैया हमने अपराध किया नहीं, हमसे हो जाता है गलती से, और ऐसा भी होता है कि भैया हम हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। तो इसके अंदर हमें दो चीज देखनी पड़ेगी, वेदर द एक्ट वाज एक्सीडेंटल और वेदर द एक्ट वाज इंटेंशनल। कैसे देखेंगे? व्हेन देयर इज द क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल और डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, मतलब अगर हमने वो काम किसी पर्टिकुलर नॉलेज और किसी इंटेंशन से किया है। नॉलेज और इंटेंशन हम सेक्शन 14 में पढ़ के आए थे, स्टेट ऑफ माइंड, मतलब वो हमें मालूम था कि हाँ ये हम काम कर रहे हैं। द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर ऑकरेंस, ऑब्वियसली वो जो एक्ट होगा वो एक सीरीज का होना चाहिए, मतलब जो काम चलता आ रहा है उस सीरीज का एक पार्ट होना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए। इन ईच ऑफ विच द पर्सन डूइंग द एक्ट वॉज कंसर्न्ड इज रेलिवेंट, मतलब जो भी पूरा कथा कर्म हुआ है उसके अंदर का ही एक पार्ट होना चाहिए, उसका इंटेंशन, उसका नॉलेज, उसने जो काम किया है वो। अगर उससे अलग हुआ तो वो रेलिवेंट नहीं होगा, अगर वो उसी का एक पार्ट हुआ तो वो रेलिवेंट होगा। आगे चलते हैं, relevancy of fact which gives the answer to a question when act was done intentionally or it happened accidentally, the fact or the series of the previous act which should take it was not accident but intentional or accidental shall be relevant। मतलब अगर कोर्ट को ऐसे कुछ तथ्य मिल जाते हैं कि नहीं सर ये जो एक्ट हुआ था ये एक्सीडेंटल नहीं था, ये इंटेंशनल था। क्यों? क्योंकि ही इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर, ही यूज्ड टू, मतलब ये लोगों को परेशान करने की इसकी मंशा रही है, इसने इससे पहले भी लोगों को परेशान किया है, तो उस केस में भी कोर्ट उसको रेलिवेंट ही मानेगी। इसमें एक केस लेते हैं, एम्परर वर्सेस बच्चूदास। इसके अंदर क्या हुआ था? इट इज नॉट करेक्ट टू से दैट सेक्शन 14 डील विद ओनली इंटेंशन। The word used under section 15 that whether an act was accidental or intentional or done with a particular knowledge or intention must not be overlooked while considering section 15। इसके अंदर एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन हम कह सकते हैं सेक्शन 14 और सेक्शन 15 सिर्फ एक वर्ड को लेकर के, वो वर्ड था इंटेंशन। इसके अंदर कोर्ट ने ऐसे कहा था कि जो सेक्शन 14 में इंटेंशन दिया गया है उसका दायरा खाली सेक्शन 14 तक ही नहीं है, उसका दायरा एक सेक्शन 15 में भी आ जाएगा जब हम इंटेंशन की बात करेंगे। मतलब सीधा सीधा कोर्ट ने ये कह दिया कि जब हम इंटेंशन और एक्सीडेंटल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम स्टेट ऑफ माइंड को भी कंसीडर करेंगे। मतलब सेक्शन 14 इज एज इंपॉर्टेंट एज सेक्शन 15। Section 16, last section of this lecture, existence of course of business when relevant। मतलब कोई कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान कोई एक्ट हुआ है, उसको उसकी एग्जिस्टेंस को हम रेलिवेंट कैसे प्रूव करेंगे? When there is a question whether a particular act was done, the existence of any course of business according to which it naturally would be done
इज रेलिवेंट मतलब जब एक क्वेश्चन उठेगा किसी पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर, क्या वो एक्ट हुआ, उसकी जो एग्जिस्टेंस होगी वो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए, उससे अलग नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये। अकॉर्डिंग टू विट इट नेचुरली वुड हैव बीन हैपन मतलब वो उसी तरीके से होना चाहिए जैसे वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक नेचुरल तरीके से होता है, कोई मॉडिफिकेशन उसमें नहीं चाहिए, तो वो फैक्ट रेलिवेंट माना जाए। इसके अंदर एक केस लेते हैं, एल के एडवानी वर्सेस क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया। ये एक बहुत फेमस केस है, इसको हम हवाला केस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या हुआ था, एंट्रीज इन द डायरी शोइंग पेमेंट टू द पेटिशनर had not sufficient to establish prima facie evidence of the existence of the conspiracy। मतलब सपोज कर लीजिए मैंने अपने डायरी में लिखा कि मिस्टर नरेंद्र मोदी मुझे 5 लाख रुपए देंगे, तो क्या वो एंट्री सेल्फ सफिशिएंट होगी? नहीं होगी। तो इसके अंदर भी यही था कि जो हमने एंट्रीज करी है किसी बुक के अंदर, तो वो एक सेल्फ सफिशिएंट प्रूफ नहीं होगा। अब जब वो सेल्फ सफिशिएंट किस लिए नहीं होगा? किसी कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के लिए, किसी कॉन्स्पिरेसी की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए। आगे चलते हैं, महेंद्र कौर कोचर वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक। When it is proved that the letter was posted under a certificate of posting, it must be presumed that it reached to the addressee। मतलब जब एक लेटर पोस्ट कर दिया गया है सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के अंदर या मतलब बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, तो ये एक प्रिजम्पशन ले लेता है कि हाँ वो एक लेटर जो है वो पहुंच चुका है इसके पास, एड्रेसी के पास। Presumption under section 16 only as to posting of letter but also their dues received by the addressee can be raised are relevant। मतलब अगर वो नहीं पहुंचाए तो वो अपनी स्लिप दिखाएगा, सर मेरे पास नहीं पहुंचा, तो वो रेलिवेंट होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको